संबोधि आईएएस में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम जीएस को एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे, खास तौर से ज्योग्राफी यानी अर्थात भूगोल को। आज तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है तो हम लोग सिर्फ रटते रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है रटने से आपको मुक्ति दिलाना। उसी मुक्ति के क्रम में हमने सबसे पहले भारत को जानने की कोशिश की है, जो कि भारत एक घर है, हम सब लोगों का घर है, तो आप लोगों का भी घर है। जब आप भारत को समझना चाहते हो तो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आपको भारत को समझने के पहले आपको अपने घर को समझना होगा। जब आप मोटे मोटे तौर पर आप अपने घर को समझोगे तो उस घर में पाओगे कि आपका घर कैसा है, आपका घर कहाँ है, आपका घर का आकार कैसा है, आपके घर के आजू बाजू में कितने मकान हैं, आपके घर के आसपास से कितनी सड़कें गुजरी हैं, आपके घर के कमरे कितने हैं, कौन कमरा कितना बड़ा है, कौन कमरा कितना छोटा है, आपके घर का छत कितना ऊंचा है, उससे भी आपके घर का एक और छत है वो कितना ऊंचा है, आपके घर में कितना बड़ा आंगन है। तो हमें सबसे पहले इन्हीं चीजों पर दृष्टि करनी होगी। जब हम अपने आप को और अपने घर को पूर्णतः समझने में सक्षम रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप भारत की भूगोल को समझने में आप 99% आप भारत की भूगोल को क्लियर कर लोगे। जो विद्यार्थी भूगोल को या इतिहास को या जीएस के किसी भी सब्जेक्ट को रटता है तो वो विद्यार्थी सफल होने के उसके चांस कम रहते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य, सच मानिए, मैं संबोधि प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इस रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और यदि आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आपकी जीएस उंगलियों पे चलने वाली है। आपकी जीएस आपकी हाथों की लकीरों में कैद होगी और आपकी जीएस आपके मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में एक छा जाएगी, जो शायद आपने ना कभी देखा होगा, ना आपने कभी सुना होगा। आपको पहली बार इस संबोधि प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा लेक्चर आपके पास पहुंचा जा रहा है, अर्थात उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि पहले हमने बता चुके हैं कि आपको अपने घर को समझना है। जब आप अपने घर को समझोगे तो घर का कोई ना कोई आकार होता है। क्यों? क्योंकि घर दिखाई देता है और हर दिखने वाली चीज का कोई आकार होता है। जब आपके घर का कोई आकार होता है तो आपके घर का कोई ना कोई नाम होता है। आपके घर का कोई ना कोई नाम होता है। आपके घर का कोई जब नाम होता है तो आपके घर के पड़ोसी भी होते हैं। आपके घर के पड़ोसी भी होते हैं। जब आपके घर के पड़ोसी होते हैं तो आपके घर में छत भी होता है, आपके घर में आंगन भी होता है, आपके घर में आंगन भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे आंगन होता है, और जब आंगन होता है तो उस घर में कोई ना कोई रहता है, यानी उस घर की आबादी भी होती है। उस घर की क्या होती है? आबादी भी होती है। उस घर की क्या होती है? आबादी भी होती है। आबादी के साथ साथ हम देख पाएंगे कि उस घर की आबादी के साथ साथ उस घर का कोई ना कोई मुखिया होता है। उस घर का कोई ना कोई मुखिया होता है। तो अब हम चलते हैं कि भारत एक घर है, तो हमारे इस घर का आकार कैसा है? हमारे इस घर का आकार है चतुष्फलकीय। हमारे इस घर का आकार है बेटा चतुष्फलकीय। हम देख पा रहे हैं कि भारत का आकार कैसा है? चतुष्फलकीय। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत का आकार किस प्रकार का है? चतुष्फलकीय। यदि हम इसको मैप के द्वारा देखना चाहेंगे तो हम इसे मैप के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि भारत का आकार कैसा है? चतुष्फलकीय है। भारत का आकार कैसा होगा? चतुष्फलकीय होगा। जैसे भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, यदि हम इन चारों बिंदुओं को मिला दें तो एक संरचना प्राप्त होगी और वो संरचना क्या कहलाएगी? चतुर्दिक यानी चतुष्फलकीय। अर्थात हमारे भारत की आकृति कैसी हो गई? चतुष्फलकीय। लेकिन प्यारे बच्चों, आप यदि ये चीज देखोगे कि यदि हम लोग इतने भारत को अलग करें तो इस भारत का आकार भी कैसा है? त्रिभुजाकार। और इस भारत का आकार भी कैसा है? त्रिभुजाकार। यदि हम दक्षिणी भारत को भी देख पा रहे हैं तो इसका आकार भी त्रिभुजाकार है। और जबकि हम उत्तरी भारत को देख पा रहे हैं तो इसका आकार भी त्रिभुजाकार है। लेकिन जब आप गौर से देखोगे तो इन दोनों त्रिभुजों में एक बारीक अंतर नजर आता है। जैसे जी क्या हो गया बेटा? उत्तर भारत। जी क्या हो गया? उत्तर भारत। और जी क्या हो गया? दक्षिण भारत।
ये हो गया आपका दक्षिण भारत। तो जब हम इस भारत को अलग करेंगे तो एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। यदि हम उत्तर भारत को अलग कर लें इतना क्षेत्र, तो उत्तर भारत का आकार भी कैसा हुआ, त्रिभुजाकार। यदि हम दक्षिण भारत को अलग कर लें तो दक्षिण भारत का आकार कैसा बनेगा, ऐसा। तो दक्षिण भारत का आकार भी कैसा होगा, त्रिभुजाकार। अब हम ये देखते हैं कि त्रिभुज को क्या कहते हैं, डेल्टाकार। तो हम अपने उत्तर भारत को भी सामान्यतः उत्तर भारत का आकार भी डेल्टाकार या त्रिभुजाकार है, उसी प्रकार से हमारे दक्षिण भारत का आकार भी डेल्टा या त्रिभुजाकार है, डेल्टा के आकार का है, त्रिभुजाकार की। और दोनों त्रिभुजों को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारी एक आकृति चतुष्फलकीय, और इस चतुष्फलकीय आकृति का नाम ही है इंडिया, जो हमारे देश का एक नाम है। यदि हम देखें कि जब कोई ना कोई आकार होता है, यदि कोई ना कोई आकार होता है तो आकार में एक चीज छुपी होती है जिसका नाम होती है लंबाई। एक होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। आकार में दो चीजें छुपी होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो भारत की जो लंबाई है वो 32-14 किमी है और जो चौड़ाई है वो है 29-33 किमी, 29-33 किमी। इसे किमी में मापेंगे। यदि हम भारत में यहाँ से चलना प्रारंभ करें और यहाँ तक चलें तो हमें 32-14 किमी चलना होगा, और हम यहाँ से गुजरात से यदि हम अरुणाचल प्रदेश चलें तो हमें 29-33 किमी चलना होगा। और प्यारे मित्रों, आप याद रखना कि जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे तो क्षेत्रफल निकल कर आएगा, लेकिन सामान्यतः, अनुमानतः यानी लगभग जब हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो आकार जिसका होता है उसका कोई ना कोई रकबा होता है, यानी क्षेत्रफल होता है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किमी, यानी मोटे मोटे तौर पर या तो हम इसे 33 लाख वर्ग किमी मान लें या 32 मान लें। यदि हम 32 चलते हैं तो 16 लाख वर्ग किमी इनका होगा और 16 लाख वर्ग किमी इनका होगा, और 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा मोटे तौर पर। आप ये नहीं मानना कि सिर्फ कम करके आंक रहे हैं, हम ज्यादा करके भी आंक सकते हैं 33 लाख वर्ग किमी, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। जैसे अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। साथ में पूछा जाए कि क्या है इसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप बताओगे 16 लाख वर्ग किमी, और दक्षिण भारत का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है, 16 लाख वर्ग किमी। आप ये भी देख पाते हो कि दक्षिण भारत में जब आप जाओगे तो दक्षिण भारत में एक चीज और हम लोगों को क्लियर करते हुए चलना है। जैसे हम लोग देख पाते हैं कि हम फिर से भारत की एक इमेज लेते हैं और इस इमेज को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए आप भारत की इमेज को, जब हम भारत की इमेज लेते हैं तो आप देख पाओगे कि इस साइड जो सागर है वो है अरब सागर, इस साइड जो सागर है वो प्यारे मित्रों क्या है, अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है, और इस साइड बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में भी बहुत पानी है, इस साइड भी पानी है और इस साइड भी पानी है, और बीच में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। मतलब मेरा कहने का मतलब है दक्षिण भारत को, जो दक्षिण भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण भारत दिखाई आपको दे रहा है, ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। जो ये दक्षिण भारत आपको दिखाई दे रहा है ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ और एक ओर से जमीन से घिरा हुआ है। तो ऐसी आकृति जो तीन ओर से पानी से घिरी होती है, यानी अवरुद्ध होती है, और एक ओर से जमीन से घिरी होती है, वह आकृति कहलाती है प्रायद्वीपीय आकृति। तो दक्षिण भारत का दूसरा नाम क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिण भारत का दूसरा नाम है प्रायद्वीपीय भारत। हम इसे आराम से क्या बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर भारत का नाम क्या है। तो हम लोगों ने इतिहास भी पढ़ी है और इतिहास में हमने देखा है कि आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर भारत तक हो सका था। हालांकि फिर धीरे धीरे समूचे भारत में हुआ, लेकिन मुख्यतः उत्तर वैदिक काल तक हमने देखा है कि आर्य संस्कृति का विस्तार कहाँ हुआ था, उत्तर भारत में। इसी काल उत्तर भारत का दूसरा नाम है आर्यावर्त।
याद रखना कि आर्यावर्त पूरे भारत के संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्यावर्त सिर्फ उत्तर भारत के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है, ना कि दक्षिण भारत के। तो आर्यावर्त और प्रायद्वीपीय भारत को जोड़ने से बनता है एक अखंड भारत का निर्माण। इसके बाद आगे चलते हैं, इस कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। बताओ बेटा, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को मजा आना चाहिए, ऐसे ही आप जुड़े रहें, इस लेक्चर को देखते रहें। मैं आपके व्यवहारिक जीवन से इस लेक्चर को जोड़ने का प्रयास करूंगा, वो भी पूरी तरीके से। बस आप लोग शांति बनाए रखें और इसको बड़ी अच्छी से मतलब इसको देखने की कोशिश करें। आप मानोगे कि आपके जीएस के क्लियर धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, आपकी आंखों से धूल हट रही है और धीरे धीरे एक किरण, जो रोशनी की किरण है, वो आपकी चेतना में प्रवेश कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाम। अब हमारे देश का कोई ना कोई नाम है, क्योंकि घर है, घर दिखाई देता है और हर दिखाई देने वाली चीज का कोई ना कोई नाम होता है। हर दिखाई देने वाली कोई चीज का नाम होता है। जैसे हम है तो हमारा भी कोई नाम है, आप लोग देख रहे हो, आपका भी कोई नाम है। संसार में जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं उसका कोई ना कोई नाम है। यहाँ तक कि आपके घर का भी नाम है। आपके घर का नाम या तो आपके पापा के नाम पर बुलाया जाता है, आपके घर का नाम, या फिर माता के नाम पर, या बड़े भाई के नाम पर, या बड़ी बहन के नाम पर। तो घर का एक नाम तो हुआ नहीं। आपके मित्र आए तो आपके नाम पर आपके घर का नामकरण कर दिया। आपके पापा के मित्र आए तो उनके नाम पर आपके घर का नामकरण कर दिया। आपकी माता जी की सहेलियां आई तो उनके नाम पर भी आपके घर का नामकरण कर दिया। तो घर का कोई पार्टिकुलर एक नाम नहीं होता है। उसी कारण प्यारे मित्रों, हमारे भारत देश का भी कोई पार्टिकुलर मतलब कोई एक नाम नहीं है, लेकिन बहुत सारे नाम हैं। लेकिन उनमें में भी दो नाम ऐसे नाम हैं जो संवैधानिक नाम है। कहना आप चौंक गए, बिल्कुल मत चौंकिएगा। आपके हजारों नाम है, व्हाट्सएप का नाम अलग है, फेसबुक का अलग है, इंस्टा का अलग है। लेकिन कभी आपने देखा है कि आपके स्कूल का नाम ही ब्रांडेड नाम होता है? आपकी मार्कशीट पे जो नाम लिखा है वही आपका ओरिजिनल नाम होता है। नाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा होता है जिसके नाम से आप दुनिया में मशहूर हो जाते हो या दुनिया में पहचाने जाते हो। जैसे उसी प्रकार मित्रों, हमारे देश के नाम भी अनेक हैं। जैसे एक भारत है, दूसरा इंडिया है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये नाम किसने दिए, ये हिस्ट्री का काम है। ये हिस्ट्री में बताएंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, आर्यवर्त कैसे पड़ा, जम्बूद्वीप कैसे पड़ा। इसके लिए आप थोड़ा बेचैन मत होइएगा, शांति बनाए रखिए। हम आपको जरूर पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे हिस्ट्री में भी। जैसे तो हमारे देश के नाम मतलब एक इंडिया है, एक भारत है, हिंदुस्तान है। हमारे देश का नाम एक हिंदुस्तान है, प्यारा सा। एक नाम हिंदुस्तान के साथ साथ आर्यावर्त भी है, आर्यावर्त। और एक नाम हमारे देश का जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप। तो नाम तो देखो हमारे देश के बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो नाम है, ये संवैधानिक नाम है। ये जो दो नाम है ये संवैधानिक नाम है। संवैधानिक नाम क्यों है? क्योंकि हमारी जो संविधान है उसके आर्टिकल 1 में लिखा है कि हमारे देश का नाम या तो भारत होगा या फिर इंडिया होगा। इसके बाद उसी प्रकार से आपकी मार्कशीट में लिखा होगा, आपकी हजारों नाम है, लेकिन आपकी मार्कशीट के नाम से ही आपका नाम जाना जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि अब हमने अगला टॉपिक लिया है पड़ोसी। अब हमारे जिस घर के आसपास हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस घर के आसपास हमारे पड़ोसी भी होते हैं। यही बात भारत के संबंध में भी लागू होती है। भारत एक घर है और इस घर के भी पड़ोसी हैं। जैसे इनमें से भी कुछ अच्छे पड़ोसी हैं और कुछ बुरे पड़ोसी हैं। जैसे भारत के संबंध में हम देखते हैं, पड़ोसी जो हैं इसको हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बनेगा नहीं अपना लेक्चर। तो अब भारत के जो पड़ोसी हैं वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे का मतलब ऐसे पड़ोसी से है जिनके साथ हमारे सकारात्मक संबंध है, अच्छे संबंध है, जिनके साथ हमारे सकारात्मक संबंध है। आपके घर के पास में भी ऐसे कुछ अच्छे पड़ोसी होंगे जो आपके बारे में सदैव अच्छा सोचते होंगे, और आपके घर में कुछ ऐसे भी पड़ोसी हैं जो नकारात्मक हैं, जो दिन रात आपके बारे में गलत सोचते रहते हैं और गलत प्रकार की बातों को फैलाते रहते हैं।
सकारात्मक संबंधों में जब हम देखेंगे तो हमारे देश के सकारात्मक संबंध म्यांमार से हैं, भूटान से हैं, श्रीलंका से हैं और नेपाल से हैं। ये हमारे पड़ोसी देश हैं बेटा, ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं। और वहीं हम नकारात्मक संबंधों की बात करेंगे तो चाइना के साथ हमारे दुश्मन वाले यानी शत्रु देश वाले संबंध हैं। और एक हो गया आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से भी हमारे कैसे हैं बेटा, नकारात्मक संबंध है। तो ये दो देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के नकारात्मक संबंध है। ये हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो हमारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं, और ये कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो भारत के बारे में अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं सोचते हैं। क्यों? वैसे आप जानते हो कि भारत के आगे ये कुछ भी नहीं है और ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि भारत महान था, महान है और महान रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, घर की बात करते हैं। फिर से जब हम घर की बात करते हैं तो घर में आप देखते हो छत होता है, घर में आप देख पा रहे हो कि छत होता है। छत तो होता है, लेकिन आपने देखा कि छत भी दो प्रकार का होता है। छत होते तो हजारों प्रकार के हैं, लेकिन सामान्यतः दो प्रकार के छत ले लेते हैं। एक तो छत ऐसा कि एक छत कम ऊंचा है और एक छत ज्यादा ऊंचा है। एक कम ऊंचा है, एक मंजिल वाला, और दूसरा जो छत है वो ज्यादा ऊंचा है। तो दो प्रकार का छत, जो कम ऊंचा है, जो कम ऊंचा है वो तो है पठार, वो भारत के संबंध में क्या है, पठार। और जो अधिक ऊंचा है वो है पर्वत, जो अधिक ऊंचा है वो है पर्वत। अब देखिए, आपको हमने कितने अच्छे से ज्वाइंट कर दिया, कितने अच्छे तरीके से आपको इससे हमने संबंध स्थापित कर दिया कि आपके घर में छत तो होते हैं, लेकिन जब आपका घर अच्छा बना होता है तो एक छत हो सकता है नीचा हो, लेकिन दूसरा छत क्या हो, काफी ऊंचा हो। तो जो काफी ऊंचा छत है वो तो मान लो पर्वत है भारत के, और जो उससे नीचे हैं और मैदानों से ऊपर है और बड़े छत से नीचे हैं, बीच में है, वो पठार है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस वाले छत पर क्या पाया जाता है और इस वाले छत पर क्या पाया जाता है। भाई कोई ना कोई चीज है तो उस पर कुछ ना कुछ तो पाया जाता होगा। इस वाले छत पर खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। इसी कारण इसे कहते हैं पठारों को खनिज पदार्थों का भंडार गृह। ये खनिजों का स्टॉक करते हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार। वहीं हम पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत जो पर्वत होते हैं वो जल के भंडार होते हैं। वो क्या होते हैं? जल के भंडार होते हैं, जैसे ये जल का स्टॉक कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आंगन की। भारत, अब जैसे हम अपने घर को देखेंगे ध्यान से, जब हम अपने घर को ध्यान से देख पाएंगे तो घर का कोई ना कोई आंगन होता है। आंगन का मतलब कुछ गैप होता है, समतल मैदान होता है। तो आंगन कैसा होता है? समतल होता है। पहली बात तो ये याद रखिए, क्या होता है? समतल होता है। और ये समतल ही क्या कहलाता? आंगन क्या कहलाता? मैदान। और मैदानों में क्या बहती हैं? नदियां बहती हैं। मैदानों में क्या बहती हैं? नदियां बहती हैं। और ये नदियां क्या काम करती हैं? नदियां और ये मैदान मिलकर फसलों का उत्पादन करती हैं। किसका? फसलों का उत्पादन करती हैं, और फसल हमें अनाज देते हैं। तो मैदान क्या हुए बेटा? फसलों यानी फूड फैक्ट्री। क्या हुए? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री मतलब आप अनाजों को क्या बोल सकते हैं? फूड फैक्ट्री बोल सकते हैं। अब एक बात और हम याद रख सकते हैं, आबादी। जब आप देख सकते हो कि हमारा घर है तो उस घर की कोई ना कोई आबादी है, उसमें कोई ना कोई रहता है, उसकी कोई ना कोई आबादी है। तो हमारे भारत की आबादी करंट टाइम में देखा जाए, जनगणना तो नहीं हुई है, फिर फिलहाल हम 140 करोड़ बोल देते हैं। और जनगणना के हिसाब से देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ हमारी आबादी है। अब जब हम फिर से देख पाते हैं इस साइड, हम लेते हैं कि हमने एक पॉइंट और आप लोगों को बताया था कि घर का कोई ना कोई मुखिया होता है। घर का कोई ना कोई मुखिया होता है। अब वैसे तो घर में दो मुखिया होते हैं, एक माता और एक पिता। घर में वैसे तो दो मुखिया होते हैं, एक माता और एक पिता। इसी जैसी अब वास्तविक शक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। हमारा वास्तविक मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। जैसे आपके घर में, हमारे घर में भी पापा क्या होते हैं?
वास्तविक मुखिया होते हैं तो मम्मी नाम मात्र की मुखिया होती हैं, लेकिन मम्मी यदि वास्तविक मुखिया है तो पापा नाम मात्र के मुखिया होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का क्या है, शासक है, और वहीं प्रधानमंत्री वास्तविक शासक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से जब हम इन चीजों को ज्वाइंट करेंगे तो हम पाएंगे किस तरीके से भारत को ज्वाइंट कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक मुखिया होता है। लेकिन आप सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो हमारा चैनल है वो आपको इसी प्रकार से, इसी तरह से कंटेंट उपलब्ध कराता रहेगा, जिसमें आपके व्यवहारिक जीवन को और प्रैक्टिकल ज्ञान को एक करने की हम कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से एक विशेष प्रकार का आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसे बढ़ाने में हेल्प करें। धन्यवाद।